स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 एपिसोड 8 टाइटल उनकी गरिमा का अपमान। समारा देखो, विलन ने फिर से अपने आप में बदल गया है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से छात्रों को फायर स्कूल में कचरा कहा है और यहाँ तक कि एलिमेंटल डायरेक्टर वेग रॉय की शिक्षण पद्धति पर भी संदेह किया। जब विलन आसपास होता है कुछ ना कुछ मज़ेदार होता ही रहता है। प्लांट स्कूल के लेक्चर हॉल में आयशा ने खुशी खुशी समायरा को अपने फ़ोन में समाचार पढ़ाया। यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक के सीनियर कैंपस में ज़्यादातर लोग अच्छे व्यवहार वाले थे। कभी कभी कुछ छात्र तिरस्कारपूर्ण ढंग से अभिनय कर रहे थे, लेकिन आयशा को ऐसा लगा कि वे सिर्फ एक दिखावा करते हैं। आदर्श बिल्कुल अलग था। वह हमेशा कुछ ना कुछ लैंडलाइट में आने के लिए बड़ा घटित कर देता था। पूरा स्कूल फोरम इस बात पर चर्चा कर रहा था। सीनियर कैंपस में कुछ प्रतिष्ठा अर्जित करने के लिए प्रसिद्ध स्कूलों के लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते थे, फिर भी वो इतना प्रसिद्ध नहीं हो पाते थे। और यहाँ देखो, यह विलन कुछ उल्टा करके हमेशा लैंडलाइट में ही रहता था। हाँ, यह सच है। पिछले महीने जियो कबीले के जिया जिहे ने सर्व निर्देशित एक नकली विलन का शिकार किया और जो कबीले और ली कबीले के लाड़ प्यार करने वाले बेटों के बीच तथा कथित महाकाव्य द्वंद्व युद्ध किया। वे डीमन एलिमेंट की तुलना में बहुत कमज़ोर थे। आयशा हंसी, लेकिन ऐसा लगता है उसने इस बार कुछ ज़्यादा ही कर दिया है। सुमायरा ने चिंतित होते हुए कहा। सीनियर कैंपस एज्योर पर एलिसर से अलग था। उत्तरार्ध केवल नए छात्रों के लिए इस प्रकार सभी ने हाई स्कूल से पढ़ाई की थी। वे अधिक से अधिक बमुश्किल ही इंटरमीडिएट स्तर हासिल कर पाएंगे। दुर्जय पृष्ठभूमि वाले भी आसानी से खुद को उजागर नहीं करेंगे। यहाँ सीनियर कैंपस में हर कोई न केवल एक इंटरमीडिएट मैजिशियन था, उन्होंने समाज में एक निश्चित स्थिति हासिल की होगी। एक हद तक वे विभिन्न दलों और गुटों का प्रतिनिधित्व कर रहे होंगे। इस प्रकार यहाँ उत्कृष्ट प्रतिभा, दुर्जय पृष्ठभूमि और अविश्वसनीयता वाले लोग थे। सीनियर कैंपस के नियम भी अपेक्षाकृत सरल थे। जब तक उन्हें एडवांस स्तर हासिल करना बाकी था, वे जब तक चाहे कल्टीवेशन करने के लिए स्कूल में रह सकते थे। दूसरे शब्दों में, आप यहाँ सीनियर कैंपस में एडवांस स्तर के नीचे के सभी प्रकार के पागलपनी आसानी से पा सकते थे। समायरा के मामले में सीनियर कैंपस में यह उनका पहला वर्ष था। अपनी प्रतिभा के साथ भी वह केवल 145 रैंक पर थे। वह टॉप 100 में भी नहीं पहुंची थी। कहा जा रहा है कि नए छात्रों के बीच उसके परिणाम काफ़ी उत्कृष्ट थे। आदर्श आराम से सोफे पर लेट गया और अपार्टमेंट में वापस जाने के बाद कुछ फल खाए। समायरा और आयशा द्वारा स्टॉक किए गए स्नैक्स और फलों की प्रचुर आपूर्ति के अलावा जगह में ज़्यादा कुछ नहीं था। आदर्श अपनी दो प्यारी दोस्तों के साथ शिष्टाचार से रहते थे। उन्होंने केवल एक संक्षिप्त क्षण के लिए आराम किया था, जब उन्हें चुटकी से एक संदेश मिला जिसमें उन्हें हीरो हंटर एजेंसी का दौरा करने के लिए कहा गया था। आदर्श ने आखिरकार याद किया कि काफ़ी लंबे समय तक यहाँ वापस आने के बाद भी उन्हें बूढ़े दादू को ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करना था। दादू निश्चित रूप से जानते होंगे कि वो एक टुकड़े में मैजिक सिटी लौट आया था। आदर्श ने अपना घर छोड़ दिया और कैब ली। मुझे स्विफ्ट स्टार वुल्फ के लिए एक लाइसेंस कब तय करना चाहिए? हर बार जब मुझे कहीं जाने की ज़रूरत होती है तो कैब बुलाना बहुत असुविधाजनक लगता है। यकीन नहीं होता कि समनिंग एलिमेंट के लिए भी लाइसेंस का अनुरोध करने के लिए भी लाइसेंस प्लेट लॉटरी से गुजरना होगा। आदर्श खुद में ही बुदबुदाया। जैसे ही वो हीरो हंटर एजेंसी में पहुंचे, दादू हमेशा की तरह बार में बैठे हुए मायूस दिखे। शायद व्यापार हाल ही में बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। कोई गंभीर काम नहीं था और यहाँ तक कि वह जो चाय पी रहे थे वो अब महंगी किस्म की नहीं थी। दादू, मैं वापस आ गया हूँ, मोहक मुस्कान के साथ आदर्श ने दादू से कहा। तुम लड़के जंगल में ही क्यों नहीं मर गए?
इसलिए मेरी हीरो हंटर एजेंसी एक अधिक विश्वसनीय हंटर की भर्ती कर सकती है जो कभी भी अपनी जगह को नहीं छोड़ते हैं। दादू ने अप्रिय स्वर में उत्तर दिया। हे कृपया ऐसी बातें मत करो दादू, मुझे अभी भी अपने जीवन यापन के लिए कुछ खर्च करने की ज़रूरत है। वैसे दादू, मेरे पास एक कवच है जो कि बहुत अच्छी सामग्री का है। आपके पास कनेक्शन है, मुझे एक विश्वसनीय फौज मास्टर से मिलवाए ताकि मैं खुद को कवच का एक सेट बनवा सकूं, नहीं तो मेरी जान हमेशा खतरे में रहेगी। आदर्श ने कहा, एक कवच सेट सस्ता नहीं आता है। क्या आपको यकीन है आपके पास पैसा है? दादू ने अपने भुएं चढ़ाते हुए पूछा। मेरे पास कुछ है, मैंने बस थोड़ी सी परेशानी की है, इसलिए अगर मेरे पास कोई बढ़िया उपकरण नहीं है तो यह कुछ हद तक परेशान करने वाला है। जाइंट छिपकली की लाश को संभालने के बाद आदर्श के पास 19 बिलियन RBM ट्रांसफर किए गए थे। ना तो कोई दुर्लभ रूट थी और ना ही कोई सोरेसेंस। आदर्श काफी हैरान था कि लाश अभी भी 19 बिलियन रुपीस की थी। खैर, कमांडर स्तर के जीव का शिकार करना निश्चित रूप से आसान नहीं था। उनके खिलाफ लड़ते हुए कोई भी आसानी से अपनी जान गंवा सकता था। मैं अपने पुराने दोस्त को फ़ोन करूँगा। आपको केवल ओरिएंटल टावर में सामग्री और धन लाने की ज़रूरत है। चूँकि आप वापस आ गए हैं, मेरे पास आपके और चुटकी को संभालने के लिए बहुत सारे मिशन हैं। दादू ने कागजों का ढेर निकाला। कोई समस्या नहीं है। आदर्श ने अपनी छाती पीट ली, मानो वह यह कहने की कोशिश कर रहा हो कि वह सभी जिम्मेदारियों को लेने के लिए तैयार है। मिशन प्राप्त करने के बाद आदर्श को अजीब लग रहा था। ऐसा इसलिए नहीं था कि मिशन अत्यंत कठिन थे, लेकिन गंभीरता से ये किस प्रकार के अनुरोध थे। खून के निशान वाले विशाल आंखों वाले एप रैट को पकड़ने के लिए सीवेज में जाए। मुझे लगा कि कोई भी हंटर आसानी से ऐसा कर सकता है, और यह एक नया खरीदा पालतू जानवर भाग गया है। एक खोया और पाया अनुरोध, और यह क्या है? एक सुरक्षा शुल्क प्राप्त करने में हमारी मदद करे। दादू, क्या आप वास्तव में इतने गरीब हैं? इन संदिग्ध अनुरोधों को स्वीकार करे हैं। आदर्श ने लगभग अपना मुंह बड़ा करते हुए कहा। दादू को खांसी आ गई। मैं कुछ दिन पहले बाहर गया था, इसलिए मैंने अपने दोस्त से कुछ समय के लिए जगह का प्रबंधन करने के लिए कहा। कौन जानता था कि वह यह सब बकवास स्वीकार करेगा। हमारी हीरो हंटर एजेंसी की पूर्णता दर के लिए आप हमारी एकमात्र उम्मीद है, क्योंकि आप हमारे सबसे कमज़ोर हंटर हैं, बूढ़े दादू ने कहा। ये अनुरोध अधिक से अधिक केवल कुछ हजार तक ही जुड़ते हैं। क्या यह सिर्फ मेरे समय की बर्बादी नहीं है? आदर्श ने कहा। अपनी मौजूद ताकत के साथ वह 1 लाख के इनाम के अनुरोध को आसानी से संभाल सकता था। मेन कैंपस में बहुत सारे इंटरमीडिएट मैजिशियन हो सकते हैं, लेकिन सामान्य समाज में इंटरमीडिएट मैजिशियन अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ थे। उनका प्रवेश शुल्क मशहूर हस्तियों के बराबर था। शिकायत करना बंद करो और उन्हें सुलझाओ। जब एक होगा तो मैं तुम्हें मोटी रकम का मामला दूंगा। वैसे आपके थोड़े से पैसे मेरे पुराने दोस्त से मदद मांगने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उसकी फीस काफ़ी महंगी है। दादू ने अजीब नज़र से कहा। तथ्यों की बात के रूप में वह इस बात से भी सहमत थे कि अन्वेषण संदिग्ध थे। वे उसकी स्वर्ण श्रेणी की सेवा के लिए अपमान थे। जब वह वापस आया तो कठिन परिश्रम कर रहा था और पैसा केवल उसके महंगे किराए और रोजमर्रा के खर्चों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं था। रीजांटिया ड्रैग को हराना, जुआनू विशालकाय छिपकली को मात देना, काले सांप से बचना, सिल्वर स्काइलूरर का पीछा करना और अबू से किसी के पति का प्रेमी ढूंढना, खोए हुए कुत्ते की तलाश करना, लाइटनिंग के खंभों पर विज्ञापन लगाना। उसकी हालिया शानदार उपलब्धियों को याद करते हुए उसकी गरिमा का ऐसा अपमान आदर्श खुद में ही बुदबुदा रहा था।
आदर्श को ऐसा लगने लगा जैसे उसने बिना पीछे मुड़े एक रास्ते पर यात्रा की थी और वह और चुटकी सड़कों पर अजीब मिशनों को पूरा करने में व्यस्त हो गए। हालांकि जब उन्होंने अगले साल हंटर प्रतियोगिता के बारे में सोचा जिसमें हाई रैंक वाले हंटर्स को विभिन्न स्तरों में बांटा जाएगा, तो उन्होंने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की कि वह अपने लिए ज़रूरी अंक जमा करने के लिए खोज कर रहे हैं। सौभाग्य से उसके पास खुफिया कैप्सूल चुटकी थी जिसने सभी खोजों को मिशनों को बेहद आसान बना दिया। केवल एक वीक के भीतर उसने सभी अनुरोधों को पूरी तरह से पूरा कर लिया था। इनामों से कुल 5 लाख RBM अर्जित किए। अतीत में यह उसके लिए एक बड़ी राशि मानी जाती थी, लेकिन दुर्भाग्य से इंटरमीडिएट स्तर से आगे बढ़ने के लिए आवश्यक प्रत्येक लेन देन में बेहतर परिणाम के लिए लाखों या दसियों लाखों शामिल हो गए। अपने शैडो एलिमेंट के लिए एक सोल सीड की खोजने की उनकी उम्मीदें लगभग असंभव लग रही थी। मिशनों को पूरा करने के बाद आदर्श स्कूल लौट आए और जल्दी से खुद को एक बदतर सिर दर्द के साथ पाया। उसे भेजी गई मिशन उसकी हंटर एजेंसी में अनुरोधों की तुलना में एक बड़े फाइलों में तब्दील हो चुकी थी। सौभाग्य से मिशन को हर महीने के दूसरे और चौथे सप्ताह में निर्धारित किया गया था। चुनौतियों को हर महीने के दूसरे और चौथे सप्ताह में निर्धारित किया गया था, जो कि मुख्य सीनियर कैंपस में होगा। अन्यथा उसे अपने संसाधनों को चुनौती देने वालों को देना होगा। स्कूल द्वारा दिए गए संसाधन काफ़ी शानदार थे, जिसमें ट्रेजर टावर के अंदर कल्टीवेशन करने का मौका भी शामिल था। आदर्श के लिए यह सबसे आकर्षक इनाम था, इसमें कोई शक नहीं। यह कल्टीवेशन के लिए सबसे पवित्र भूमि थी। 100 रैंक के लिए संसाधन भी संतोषजनक थे। आदर्श काफ़ी हैरान थे कि वह एक मैजिक टूल कैसे प्राप्त करेंगे। मैजिक टूल काफ़ी अनोखा था। इसने मैजिशियनों को अपने स्टार्स को अधिक कुशलता से संरेखित करने की अनुमति दी, जिससे सुचारू और कम टूटने योग्य कनेक्शन सुनिश्चित हो सके। सरल शब्दों में इसमें कास्टिंग की गति में सुधार किया जा सकता है। जादूगरों के बीच लड़ाई जटिल लग रही थी, लेकिन वे वास्तव में बहुत सरल थी। जो लोग अपने ओपोनेंट की तुलना में तेजी से अपना जादू चला सकते थे, वे आमतौर पर दूसरे पर हावी होते थे। आदर्श ऐसे सोच रहे थे। अगर आदर्श जैसा कोई व्यक्ति जिसने अपने बेसिक लाइटनिंग और फायर एलिमेंट को 4th लेवल में पहुंचा दिया है, अपनी कास्टिंग की गति को और बेहतर कर सकता था, इस हद तक कि वह हवा में अपने हाथों को स्वाइप करके उन्हें फेंक सकता था, तो वह बहुत ही अपराजय था, उसी स्तर पर जिस स्तर पर आदर्श थे। एक और ध्यान दे, आदर्श काफ़ी हैरान थे जब उन्हें पता चला कि स्कूल भी फायर एलिमेंट सोल सीड प्रदान करता है। हर बार जब रैंकिंग अपडेट की जाती थी तो छात्रों को एक निश्चित मात्रा में सोल सीड पीस प्राप्त होते थे। एक बार जब उन्होंने पर्याप्त टुकड़े एकत्र कर लिए, यदि वे पर्याप्त भाग्यशाली थे तो वे उनमें से एक फायर एलिमेंट सोल सीड को प्राप्त कर सकते थे। आदर्श के पास अब एक सोल सीड पीस था। एक बार जब उसने 10 टुकड़े बचा लिए तो उसके पास गलाने के लिए पर्याप्त टुकड़े हो गए। आदर्श अपने में ही कुछ ना कुछ सोचे जा रहे थे। इसी तरह गलाने के लिए विभिन्न प्रकार की फायर एलिमेंट सामग्री की आवश्यकता होगी। सामग्री जितनी बेहतर होगी, सफलता दर उतनी ही अधिक होगी। अगर वह सोल सीड को प्राप्त करने में कामयाब हो जाता है तो इससे उसकी ताकत में काफ़ी सुधार होगा। आदर्श के पास पहले से ही रोज फ्लेम थी, इस प्रकार एक और फायर सोल सीड को पाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रकार उन्होंने शैडो एलिमेंट सोल सीड के टुकड़े के लिए फायर एलिमेंट सोल सीड के टुकड़ों का कारोबार किया। वह अपने शैडो एलिमेंट को सोल सीड
के द्वारा सुधारना चाहते थे। समनिंग एलिमेंट के लिए कोई सोल सीड नहीं था, लेकिन एक समनर को जिन संसाधनों की आवश्यकता थी वे अन्य एलिमेंटों की तुलना में थे, क्योंकि वंश, सोल और उनके जानवरों के मांस को समझने और मास्टर करने के लिए पहले से ही बहुत कुछ था। आदर्श के संसाधन अभी भी बहुत सीमित थे। वह एक युवा जानवर खरीदने का जोखिम भी नहीं उठा सकता था। इस प्रकार उसका कौशल कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट पाना अभी व्यर्थ ही रह गया था, जिसके बारे में बोलते हुए आदर्श को पैसों की सख्त ज़रूरत थी। आदर्श के पास बहुत सी चीज़ें थी जो वह इंटरमीडिएट स्तर तक पहुंचाने पर सुधारना चाहता था। अगर उसे अपने सभी एलिमेंटों को पूरी तरह से उपयोग करने का कोई रास्ता मिला तो वह स्कूल को कैसे रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए आदर्श को वास्तव में उन संसाधनों की ज़रूरत थी जो स्कूल ने उसे दिए थे। कोई रास्ता नहीं था कि वह उन्हें छोड़ दे। उन्हें चुनौतियों से निपटने का तरीका खोजना ही होगा। टॉप 50 में छात्रों को 200 सीट और एक फायर एलिमेंट मैजिक टूल दिया जाएगा। आयशा, यह फायर एलिमेंट टूल किसके लिए उपयोगी है? आदर्श ने पूछा। क्या तुम एक विदेशी हो? हर कोई जानता है कि फायर एलिमेंट टूल्स फायर एलिमेंट में आपकी कल्टीवेशन की दक्षता में सुधार करने के लिए उपयोगी है। यह नेबुला टूल के समान होता है। नेबुला टूल किसी की सोल में सुधार करता है ताकि जादूगरों की सामान्य कास्टिंग गति में सुधार किया जा सके। इस प्रकार फायर एलिमेंट मैजिक टूल विशेष रूप से फायर एलिमेंट को लक्षित करता है। यह नेबुला टूल के प्रभावों के साथ ढेर हो सकता है। अपने आप में यह जो लाभ प्रदान करता है वह काफ़ी सामान्य है, लेकिन अगर एक उत्कृष्ट नेबुला उपकरण द्वारा समर्थित है तो यह किसी विशेष तत्व की कल्टीवेशन में काफ़ी सुधार करेगा। आयशा ने आदर्श को केले खाते हुए समझाया। मैं देखता हूँ, इसलिए यह मेरे लिए बहुत उपयोगी है। तो अगर मैं नेबुला टूल और फायर एलिमेंट मैजिक टूल दोनों के साथ ट्रेजर टावर में कल्टीवेशन करता और फायर एलिमेंट की कल्टीवेशन पर ध्यान देता तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि यह आसमान छू जाएगा? आदर्श ने चमकती आंखों से कहा। आयशा ने सिर हिलाया। उसका गोल मटोल मुंह आधे केले से भरा हुआ था और वह धुंधली आवाज के साथ बुदबुदाई। समस्या यह है कि दोनों में किसी एक का होना पहले से ही प्रभावशाली है, फिर भी आप उन्हें एक साथ यूज करना चाहते हो। क्या यह सच होना बहुत बेकार नहीं है? ट्रेजर टावर में कल्टीवेशन करने का मौका पाने के लिए मुझे किस रैंक की आवश्यकता होगी? आदर्श ने पूछा। आपके फायर स्कूल में मुझे लगता है कि एक दिन के लिए ट्रेजर टावर में कल्टीवेशन करने में सक्षम होने के लिए आपको टॉप 50 में आने की आवश्यकता होगी। आपकी रैंक जितनी अधिक होगी आपको उतना ही अधिक समय दिया जाएगा। आपकी ताकत के साथ यह इतना प्रतिभाशाली है कि आप 100 रैंक पर बने रह सकते हैं। टॉप 50 के बारे में भूल जाइए। वहाँ हर कोई एक पागल के अलावा कुछ नहीं है। आप केवल उन लोगों को खोज सकते हैं जो आपसे ज़्यादा पागल और अमीर हैं। यदि आपके पास टूल्स का पूरा सेट नहीं है तो आपके पास अन्य लोगों को यह बताने की हिम्मत भी नहीं है कि आप फायर स्कूल में टॉप 50 में स्थान पर हो। अपने आप को देखो। बिना किसी प्रस्तुत करने वाले टूल्स के अपने डुअल एलिमेंटों ने आपको बहुत सी चालें दी है, लेकिन अगर किसी का डिफेंस उपकरण टूल विशेष रूप से आपके लाइटनिंग एलिमेंट या फायर एलिमेंट के खिलाफ मजबूत था तो आप निश्चित रूप से हारने वाले हैं। आयशा ने कहा। यह एक महान अनुस्मारक है, आदर्श ने गंभीरता से कहा। आखिरकार ही वह आरबीएम खिलाड़ी नहीं थे। उसके पास फ्यूरडाई की तुलना में टूल्स की सबसे अधिक कमी थी। डबल इनेट टैलेंट होने का उनका फ़ायदा किसी और के टूल्स के पूर्ण सेट के मुकाबले किसी तरह गैर मौजूद था।
रणधीर जैसा मूर्ख हर कोई नहीं था जो विंग जादुई उपकरण पर भारी मात्रा में पैसा खर्च करेगा, जो अन्य मैजिशियनों के खिलाफ आमने सामने की लड़ाई में विशेष रूप से उपयोगी नहीं थे। यदि उसने विंग जादुई उपकरण पर खर्च किए गए धन का उपयोग एक शक्तिशाली डिफेंस स्पिल या जादू कवच खरीदने के लिए किया होता तो यह आसानी से आदर्श के बेसिक स्पिलों से उसकी रक्षा करता, जिससे आदर्श के लिए अपनी लड़ाई जीतना कठिन हो जाता। आप सिंह कबीले के दामाद के रूप में स्वयं सेवा क्यों नहीं करते? सिस्टर सैम का कबीला महान प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करने में बहुत प्रयास करता है। डीमन के रूप में आपकी प्रतिष्ठा के साथ मुझे विश्वास है कि आपको उपकरणों का पूरा सेट प्रदान करने के इच्छुक होंगे, आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा। यह बुरा विचार नहीं है, आदर्श ने एक बुरी मुस्कान के साथ कहा। उसकी आधी तिरछी आंखें ग्लैमरस समारा को बालकनी में पौधों को पानी देते हुए देख रही थी। स्केच की जुबानी सुनिए ये कहानी। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे चैनल के साथ। थैंक यू। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 एपिसोड 9 टाइटल एक दूसरे को पूरे दिल से प्यार करना। स्केच की जुबानी सुनिए ये कहानी। समायरा शर्माते हुई मुड़ी और आयशा की ओर देखा जिसने उसे आदर्श को खराब विचार देते हुए सुना था। वह गुस्से से बोली, बकवास बंद करो। उसके जैसा कौन चाहेगा जो केवल मुसीबतों को भड़काना जानता हो। यह एक राहत की बात होगी अगर वह हमारे कबीले की प्रतिष्ठा को बर्बाद ना करे। आयशा जल्दी से आदर्श के करीब आ गई जब उसने समायरा को खुद को सही ठहराने की कोशिश करते देखा। वह एक बुरी मुस्कुराहट के साथ फुसफुसाई, विलन, क्या तुमने देखा? जब से तुम वापस जिंदा आए हैं सिस्टर सैम आपका उपहास की जा रही है, आपको बहुत सारी तीखी तीखी टिप्पणियां दे रही है। मैंने उसे कभी किसी पुरुष के साथ ऐसा व्यवहार करते नहीं देखा। अगर वह वास्तव में आपसे नफरत नहीं करती थी तो उसे आपसे प्यार हो गया होगा। मैंने सिंह कबीले के दामाद का उल्लेख किया था, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि वह तुमसे शादी करेगा। सिंह कबीले में कई बेटियां हैं। आयशा का स्पष्टीकरण सुनने के बाद आदर्श ने जल्दी से सिर हिलाया। समायरा और भी शर्मा गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि दोनों मिलकर उसे इस तरह की अजीब स्थिति में डाल देंगे। ठीक है, मुझे लगता है उसके जीवन को बचाने के लिए आपका बलिदान बहुत अच्छा काम कर रहा है, आयशा ने कहा। आदर्श ने सख्त नज़र से पूछने से पहले जोर से सिर हिलाया। अगर मैं उनका दामाद बनने के लिए उनसे शादी करने जा रहा हूँ तो मैं जाऊँगा, भले ही वे मुझे कोई उपकरण नहीं दे रहे हो। आयशा ने उस पर अपनी आंखें घुमाई और फटकार लगाई। तुम्हारे सपनों में? समायरा के मूल्यों के साथ उनका कबीला निश्चित रूप से एक युवा एडवांस मैजिशियन चाहता है जिसे सुपर लेवल हासिल करने का एक उच्च मौका भी चाहिए। आप जैसा एक इंटरमीडिएट मैजिशियन जिसके पास कोई पृष्ठभूमि भी नहीं है, वह केवल उसके किसी एक परिवार की बदसूरत और कम महत्वपूर्ण बेटी के साथ ही शादी कर सकता है। इसके अलावा एक प्रसिद्ध कबीले की बेटी से शादी करने के लिए आपको शायद इस कमरे को उच्च गुणवत्ता वाले उपकरणों से भरना होगा। वे आपको उपकरण नहीं देंगे। तो आयशा से कहती है, तो जो आप कह रहे हैं वह यह है कि भले ही मैं एक प्रसिद्ध कबीले में शामिल हो जाऊं, मैं सबसे अधिक संभावना एक बटलर के रूप में समाप्त हो जाऊंगा जिसे अपने लाडले बेटे और बेटियों की आज्ञा का पालन करना होगा। ऐसा दुष्ट वर्ग समाज, वे एक दूसरे के प्रति हमारे पूरे दिल के प्यार को क्यों नहीं देखते? वे एक बार के लिए अपना सामंतवाद क्यों नहीं छोड़ सकते? आदर्श ने सिर उठाकर आयशा से कहा और वह एक मजाक कर रहा था। यह सुनते ही आयशा अपना पेट से लिपटकर जोर से हंस पड़ी। समायरा जो बालकनी पर थी अब और नहीं रुक सकती थी। उसने शुरू में सोचा था कि इस तरह के गंभीर विषयों पर चर्चा करते समय आदर्श खुद पर थोड़ा विचार करेंगे क्योंकि यह उसकी गरिमा के लिए एक बड़ा झटका होगा। फिर भी वह हमेशा की तरह बेशर्म था। कौन उसे पूरे दिल से प्यार करता था?
समारा जल्दी से अपने कमरे में वापस चली गई ताकि फिर से उनकी बातों में पड़ने से बच सके। वह आयशा को पिटाई का पात्र बनाती थी। जब वे एक साथ जगह किराए पर लेने के लिए तैयार हो गए तो उसने वादा किया था कि वे एक साथ आत्मसंतुष्ट विलन के खिलाफ खड़े होंगे। फिर भी वह उसके साथ सांठ-गांठ कर रही थी। हाल ही में जब भी वह विलन से संबंधित समाचार सुनती तो उसकी आंखें चमक उठती। इस दर पर शायद उसका कबीला उसे अपने दामाद के रूप में भर्ती करने की पहल करेगा। समारा ऐसा आयशा के बारे में सोचती। जैसे जैसे चुनौतियों की तारीख नज़दीक आती गई, आदर्श ने अपना अधिकांश समय लड़ाइयों की तैयारी के लिए कल्टीवेशन करने में बिताया। उसके पास अपने कवच को छांटने के लिए अतिरिक्त समय भी नहीं था। जब भी वह भोजन के लिए जाता था तो वह लोगों को अपने फ़ोन से उसकी तस्वीरें लेते हुए देखता था। इससे पहले कि हम फायर स्कूल के रितियन को जिंदा पकड़ ले उनकी सांसों के नीचे। फायर स्कूल के रितियन का मतलब था कि एक बड़ा डीमन। इस तरह के बुरे बुरे नाम आदर्श को दिए जाने लगे। आदर्श को अब फायर स्कूल के विलन किंग के रूप में जाना जाता है। पूरा स्कूल उनके अहंकार और तिरस्कारपूर्ण रवैये से अच्छी तरह से वाकिफ था। प्रसिद्ध होने की उनकी दर पूरी तरह से उन ध्यान चाहने वालों को पछाड़ देती है जो चाहते हैं कि उनका नाम स्कूल के लीडर बोर्ड पर सूचीबद्ध हो। हालांकि आदर्श असहमत होने वाले पहले व्यक्ति थे। किस मूर्ख ने उसे इतना कमज़ोर उपनाम दिया? रुको और देखो, 1 महीने से भी कम समय में यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक के छात्रों को पता चल जाएगा कुख्यात विलन वापस आ गया है। दोपहर आदर्श अभी ट्रेनिंग ग्राउंड से वापस आए थे। ट्रेनिंग ग्राउंड काफ़ी मददगार था। इसने न केवल ऐसे लक्ष्य प्रदान किए जो छात्रों को उसकी सटीकता को प्रशिक्षित करने के लिए अपने आप चले गए। इसके पास कोनों में एक छोटा जादू मंच भी था जहां छात्र अपनी ऊर्जा को जल्दी से भर सकते थे। ऊर्जा की पुनः पूर्ति के लिए काफ़ी समय की आवश्यकता होती है। फिर भी जब छात्र अपने स्किल्स का अभ्यास कर रहे होते तो यह काफ़ी जल्दी समाप्त हो जाता है। इसलिए प्रशिक्षण मैदान में प्रदान किए गए जादुई मंच ने छात्रों को दक्षता की बढ़ावत प्रदान की। कहा जा रहा है कि ट्रेनिंग ग्राउंड केवल टॉप 300 छात्रों के लिए ही खुला था। दूसरों को केवल सामान्य ग्राउंड्स में जाने की अनुमति थी। जिन लोगों की रैंक और भी नीचे थी वे चलते लक्ष्यों के साथ ट्रेनिंग ग्राउंड का उपयोग भी नहीं कर सकते थे। विशेष सुविधाएं केवल लीडर बोर्ड पर हाई रैंक वाले बच्चों के लिए उपलब्ध थी। कम रैंक वालों के पास छात्रों को चुनौती देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जो अधिक संसाधनों और सुविधाओं तक पहुंच के लिए उत्सुक थे। पिछले दिनों दिनों में स्कूल में प्रशिक्षण के बाद आदर्श आखिरकार समझ गए कि कम रैंक वाले उन्हें चुनौती देने के लिए इतने उत्सुक क्यों थे। संसाधनों को छोड़ दे तो वे विभिन्न सुविधाओं तक पहुंच भी छात्रों की रैंकिंग से बंधी थी। ट्रेनिंग ग्राउंड से बाहर निकलते ही आदर्श को फिर से सिरदर्द होने लगा। उसने जान लिया था कि 100 रैंक उसके लिए कितनी उपयोगी थी, इसलिए वह इसे छोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा अनिच्छुक थे। हालांकि बहुत से लोग उसे चुनौती देने की कोशिश कर रहे थे। जब तक उन्होंने सभी चुनौतियों को पूरा नहीं कर लिया तब तक उनकी अकेले ऊर्जा कहीं भी टिकने के लिए पर्याप्त नहीं थी। वह संभवतः अपनी रैंकिंग कैसे बनाए रख सकता था। सड़क पर चलते समय एक काफ़ी कमज़ोर दिखने वाला छात्र एक कोने में उसकी छाती से टकरा गया। सॉरी, मेरा मतलब यह नहीं है, कमज़ोर दिखने वाले छात्र ने कहा। आदर्श उलझन में था। वास्तव में उसकी गलती थी क्योंकि वह अपने आप में ही काफ़ी डूबा हुआ था, लेकिन वह व्यक्ति माफ़ी क्यों मांग रहा था। आदर्श ने अवचेतन रूप से
छात्र को डरपोक मान लिया। क्या आप अमित नहीं हैं? आदर्श ने सबसे कम रैंक वाले छात्र को पहचान लिया। अमित ने अपना सिर उठाया और कुख्यात आदर्श को देखा। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसने लड़खड़ाती आवाज में जवाब दिया, क्यों क्यों मैं मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए। अमित को देखते ही आदर्श की आंखों में चमक आ गई। उसने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए बोला, तुम किससे डरते हो? वे पहले से ही आपकी ओर देख रहे हैं। आप मुझसे अलग नहीं हैं, पूरे एलिमेंट के सार्वजनिक दुश्मन हैं। मुझे पता है कि आप जिस कचरे का वर्णन कर रहे थे वह मैं था। मैं मानता हूँ कि मैं सबसे कमज़ोर हूँ, लेकिन मैं शिक्षक को नाराज़ करने या छात्रों को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता। अमित ने नरम स्वर में आदर्श से कहा। आदर्श ने बच्चे की पीठ पर जोर से थपथपाया और कहा, तो क्या तुम अपने आप को अंतिम रैंकिंग से रोकना चाहते हो? मैं मानता हूँ कि यह काफ़ी अपमानजनक है, इसे भूल जाओ। मैं पिछले आधे साल से हूँ। एक बार जब मैं इस साल को पूरा कर लूँगा तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक को छोड़ दूँगा। अमित ने कहा, अपने आप को यूनिवर्सिटी से जाने की बात मत करो। एक एहसान के साथ मेरी मदद करो और ना केवल मैं तुम्हें उन संसाधनों की गारंटी दूंगा जिनका तुम कभी सपना देख सकते हो, मैं तुम्हें अंतिम रैंक से बाहर निकालने में भी मदद करूंगा। इनाम के तौर पर मैं आपको अपना नेबुला टूल भी दे दूंगा जो 100 रैंक वाले को दिया जाता है। वह कैसा है? आदर्श ने चमकती आंखों से कहा। जब उन्होंने फायर स्कूल के अंतिम रैंक अमित को देखा तो उन्हें तुरंत एक विचार आया। अमित ने आदर्श को अविश्वास से देखा। उनकी नज़र में एक अच्छा उपकरण केवल किसी मजबूत व्यक्ति को दिया जाएगा जिसने बहुत प्रयास किया हो। यह अविश्वसनीय रूप से कीमती था। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसे इतनी कीमती चीज उधार देगा। उसकी आंखें कुछ देर आदर्श को घूरती रही। इससे पहले उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझसे मजाक मत करो, मैं अभ्यास के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड जा रहा हूँ। आपका संकल्प कहाँ है? आप पहले से ही फायर स्कूल में लास्ट रैंक पर है। इतना मेहनती होने से क्या कर लोगे? तो मूर्ख शब्द का भी अपमान कर रहे हो, आदर्श ने कहा। अमित ने सख्त नज़र से कहा, अगर मैं पर्याप्त मेहनत नहीं करता तो मेरे पास अपने से हाई रैंक वाले लोगों को हराने का कोई मौका नहीं होगा। मैं इसे स्पष्ट कर दूंगा, तुम्हारी समस्या तुम्हारी साधना के कारण नहीं है। आपके पास जो कमी है वह संसाधन है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक में पहली बार दाखिला लेने पर हर कोई एक जैसा है। हम सभी इंटरमीडिएट मैजिशियन हैं। यदि आप वास्तव में तुलना करना चाहते हैं तो 1000 रैंक पर आने वालों के बीच का अंतर नगण्य है। मुझे यकीन है आप केवल लास्ट रैंक पर है क्योंकि आप पूरी तरह से भूल गए हैं कि द्वंद्व युद्ध में अपना मैजिक कैसे चलाया जाता है। आदर्श अमित से कहते हैं, आप ऐसा क्यों जानते हैं? अमित ने पूछा। आदर्श का अब इस अमित के साथ अपना समय बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं था। उसने 100 रैंक के छात्र को दिया गया नेबुला टूल निकाला और अमित के हाथों में दे दिया। अमित नेबुला टूल को काफ़ी देर तक घूरता रहा। वह समझ नहीं पा रहा था कि कोई अपना नेबुला टूल किसी और को क्यों देगा। समय धीरे धीरे बीतता गया। चुनौती सप्ताह आ गया। फायर स्कूल के लोग अपनी हथेलियों को रगड़ रहे थे क्योंकि वे उस गधे को सबक सिखाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे जिसने उन्हें कचरा कहा था। फायर स्कूल के छात्र सभी मुख्य हॉल में एकत्र हुए थे। कभी कभी वे आदर्श को घूरते थे। वास्तव में जब उन्होंने आदर्श को हॉल में देखा तो वो काफ़ी हैरान थे। क्या सच में उसे हर किसी के द्वारा निशाना बनाए जाने का कोई डर नहीं था? आदर्श शिवानी और हिमांशी के पीछे एक ही स्थान पर बैठे थे। दुर्भाग्य से उसके पास अभी भी फायर स्कूल की देवी के रूप को देखने का कोई मौका नहीं था। शिवानी ने हैरान नज़र से देखा और कहा, क्या तुम सच में जीने से इतने थक गए हो? आज चुनौती सप्ताह का पहला दिन है।
कोई भी जो आपसे कम रैंक का है निश्चित रूप से आपको एक द्वंद्व के लिए चुनौती देगा और आपके पास उन्हें स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है जब तक कि आप अपने संसाधनों को सौंपने के लिए तैयार नहीं हो। कई लोगों की निगाहें आपके संसाधनों पर टिकी है। क्या तुम पागल हो? यह केवल हमारी दूसरी बार एक दूसरे से मुलाकात है। आपको मेरे बारे में इतने चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आदर्श ने शिवानी को चिढ़ाया। शिवानी ने गुस्से में अपना सिर घुमा लिया। वेग रॉय हमेशा की तरह मंच पर खड़े थे। वो काफ़ी जल्दी भीड़ के बीच आदर्श को ढूंढने में कामयाब हो गए। उसने मुस्कुराहट पहन रखी थी। वह यह देखने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकता था आज बच्चा कितना आत्मसंतुष्ट होगा। मेरे पास उन चुनौतियों के नामों की सूची है जो सप्ताह भर में भेजी गई थी। वे तब तक प्रभावी होते हैं जब तक कि यहाँ रिंग पर मैच चल रहे होते हैं। मेरा मानना है कि हर कोई नियमों से अच्छी तरह वाकिफ़ है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। चलो शुरू करते हैं, वेग रॉय ने कहा। हर महीने लीडर बोर्ड पर काफ़ी ऊंचे स्थान पर रहने वाले लोग जानबूझकर एक दूसरे के साथ संघर्ष शुरू करेंगे ताकि उनके द्वंद्व में भीड़ को आकर्षित किया जा सके। प्रसिद्ध कुलों के शिष्यों के लिए अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने का एकमात्र तरीका अंतहीन चुनौतियों के माध्यम से था। दुर्भाग्य से जो लोग एक ही समय में अपनी रैंकिंग और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए चुनौतियों का उपयोग करने की योजना बना रहे थे, उन्होंने गलत गणना की थी क्योंकि आदर्श ने सारी लैंडलाइट अपने ऊपर ले ली थी। आदर्श जिस द्वंद्व युद्ध मैदान में था वह पूरी तरह से लोगों से खचाखच भरा हुआ था। सभी को उनकी उत्कृष्ट क्षमताओं का गवाह बनाने के लिए एलिमेंटल डायरेक्टर ने विशेष रूप से 1000 से अधिक लोगों की क्षमता वाले स्थान को चुना था। इस बात को ध्यान में रखते हुए जगह लगभग पूरी तरह से लोगों से भर गई थी। फायर स्कूल के छात्रों ने आधे स्थान ले लिए थे जबकि शेष स्थान अन्य एलिमेंटों के छात्रों ने ले लिए थे। वेग रॉय जज बनने के लिए मौके पर खड़े थे। वह केवल यह देखने के लिए यहाँ थे कि उनके छात्र कैसे इस तिरस्कारपूर्ण बच्चे की बकवास से निपटेंगे। एक छात्र के घमंडी अभिमान को कुचलना कुछ ऐसा था जिसे वेग रॉय ने स्कूल में बहुत कुछ किया था। मैं आज चुनौतियों की मेज़बानी कर रहा हूँ। वेग रॉय ने नाम की सूची निकाली और जल्दी से लाइनों को स्कैन किया और कहा, 100वीं रैंक के छात्र आदर्श, 231 लोगों ने इस सप्ताह आपको चुनौती दी है। बच्चे, अगर तुम मेरे पास आते हो और माफ़ी मांगते हो, एक पश्चाताप पत्र लिखते हो और फायर स्कूल के सभी लोगों से माफ़ी मांगते हो, तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, यह देखते हुए कि तुम अभी यहाँ नए छात्र हो। वेग रॉय आदर्श से कहते हैं, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। आदर्श ने दृढ़ रवैये से कहा, ठीक है, मैच शुरू करते हैं। तो आपके पहले चैलेंजर है कबीर, 736 रैंक पर। वेग रॉय जानता था कि आदर्श उसकी शर्त को स्वीकार नहीं करेगा। उनके बुलाने के बाद थोड़ी झुकी हुई नाक वाला एक व्यक्ति भीड़ क्षेत्र से आगे बढ़ा। उसने एक चमकीली मुस्कान पहनी हुई थी जिसकी निगाहें चारों ओर देख रही थी, मानो वह भीड़ को बता रहा हो कि वह इस समय सबसे भाग्यशाली व्यक्ति है। द्वंद्व युद्ध का मैदान लगभग एक सॉकर के मैदान के आकार का था। वह भी हरी घास से ढका हुआ था। क्या आपको कोई अंदाज़ा है कि कितने लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं? हमने केवल अधिक संसाधन प्राप्त करने के लिए इतना संघर्ष किया है, फिर भी आपने उन्हें शब्दों के साथ एक चाल में अपने पास प्राप्त कर लिया है। दुर्भाग्य से आपके द्वारा हर महीने हासिल किए गए
संसाधनों को तब हटाया जा सकता है जब आप मैच हार जाते हैं। अब उन संसाधनों को सौंप दे जो आपके नहीं है। हो सकता है आप अपने आप को कुछ उपचार शुल्क बचाने में सक्षम हो, कबीर ने कहा। वेग रॉय ने द्वंद्व युद्ध के मैदान में 2 छात्रों पर नजर डाली और कहा, आदर्श, आपकी जानकारी के लिए, कबीर जिसकी रैंक 736 है, वह उन बेकार छात्रों में से एक हो सकता है जिनका आपने पहले उल्लेख किया था। यदि तुम उसे हरा भी नहीं सकते तो तुम मेरी शर्तों को स्वीकार करोगे या स्वयं फायर स्कूल छोड़ दोगे। मैं मानता हूँ कि मेरे फायर स्कूल में कुछ कचरा हो सकता है, लेकिन यह एक छात्र का स्वागत नहीं करता जो एक ही समय में बेकार और बेशर्म दोनों हो सकता है, जैसे कि आप हो। वेग रॉय आदर्श से कहते हैं। आदर्श वेग रॉय की ओर मुड़े जो उन्हें एक मुस्कान के साथ उत्तेजित कर रहे थे। वे, क्या यह शब्द कहना जल्दबाजी नहीं है? वेग रॉय ने ठंडी मुस्कुराहट पहन रखी थी। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आदर्श ने अपना ध्यान वापस अपने प्रतिद्वंदी कबीर पर केंद्रित कर दिया। उनके प्रतिद्वंदी का स्थान 736 रैंक था, इसलिए उन्हें निपटने के लिए बहुत अधिक समस्या नहीं होनी चाहिए। वेग रॉय, एक छात्र के साथ नाराज होने की क्या बात है? आपने न केवल उसे 100 रैंक पर रखा, बल्कि आपने पूरे स्कूल में न्यूज़ फैला दी ताकि हर कोई उसे उसी दिन चुनौती दे। क्या आपको नहीं लगता कि टॉप 100 में शामिल लोगों को भी अपनी ऊर्जा बनाए रखने में परेशानी होगी? सफ़ेद बोहों वाले फायर स्कूल के शिक्षक ने कहा, जो थ्योरी पढ़ाने के प्रभारी थे। सफ़ेद बोहें, तुम छात्रों के साथ बहुत नरमी करते हो। यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक में दाखिला लेने वाले प्रत्येक छात्र में कुछ न कुछ गर्व का स्तर होता है। इसके अलावा डीन गिरीश ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें फायर एलिमेंट में स्थानांतरित कर दिया है। उसके पास निश्चित रूप से एक अकल्पनीय पृष्ठभूमि है। वह अपने आसपास के सभी लोगों द्वारा पसंद किया जाता था और वह सोचता है कि वह अपने प्रचुर संसाधनों के कारण बेजोर है। अगर मैं उसे यहाँ एक बड़ी गिरावट का सामना नहीं करने देता तो वह अपने रवैये के कारण जानवरों के हाथों मर सकता है। वेग रॉय ने कहा, जैसे कि वह वास्तव में छात्र के लिए चिंतित थे। वास्तव में वेग रॉय आदर्श से काफ़ी नाराज थे। वह केवल आदर्श के भविष्य के बारे में चिंतित होने का नाटक कर रहे थे, बस इसलिए उसके पास उसे सबक सिखाने का बहाना था। उसकी हिम्मत कैसे हुई भीड़ के सामने फायर स्कूल और उसकी शिक्षण पद्धति की निंदा करने की? वह निश्चित रूप से जीने से थक गया है। वेग रॉय खुद में ही बुदबुदाए। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे चैनल के साथ। थैंक यू। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 एस्केच की जुबानी सुनिए ये कहानी। एपिसोड 10, सबसे कमज़ोर से चुनौती, जो आज का टाइटल है। चुनौती अब शुरू होती है। वेग रॉय ने 22 मई को सलाह सुने बिना घोषित कर दिया। भीड़ तुरंत खुश होगी। हलचल भरे दृश्यों को देखने में उन्हें मज़ा आता था। इसके अलावा आदर्श ने उनमें से आधों को नाराज़ कर दिया था। वे चाहते थे कि कबीर की जगह वे ले सके ताकि आदर्श के सारे दांत तोड़ सके। कबीर की मुस्कान तेज हो गई। उसने बेफिक्र लहजे में आदर्श की मूर्खता का मजाक उड़ाते हुए स्टार्स पैटर्न बनाना शुरू कर दिया। स्टार ने तेजी से एक स्टार पैटर्न बनाया। दुर्भाग्य से उसके चेहरे पर मुस्कान तब फीकी पड़ गई जब वह जादू डालने का आधा काम पूरा कर चुका था। कितना तेज इस आदमी की कास्टिंग की गति, इतनी तेजी कैसी हो सकती है? कबीर दंग रह गया। उसकी निगाहें आदर्श की लपटों पर टिकी थी। आदर्श के चारों ओर गरम लपटें जल रही थी, जिससे वह एक उग्र राक्षस में बदल गया। चिलमिलाती गर्मी उसके साथ केंद्र के रूप में चारों ओर फैल गई, जिसने सभी के चेहरों को झुलसा दिया। कचरा हमेशा बहुत ज़्यादा बात करता है, आदर्श ने तिरस्कारपूर्वक कहा। उसकी कलाई के चारों ओर आग की लपटें भयंकर रूप से जल उठी। अंधाधुंध चमक उत्सर्जित करने वाली जंगली झिलमिलाहट कई बार दिखाई देती है। जैसे ही उसने मुक्का मारा, आदर्श की मुट्ठी से
एक छोटे से ज्वालामुखी की तरह आगे निकली। रोलिंग लपटें पंखे के आकार में बदल गई क्योंकि वे हवा में यात्रा करते हुए कबीर पर उतरी। कबीर हक्का बक्का रह गया। उसने स्टार पैटर्न का सिर्फ आधा काम ही पूरा किया था। उन्होंने अपने डिफेंस उपकरणों को सख्त रूप से सक्रिय कर दिया। दुर्भाग्य से उसके उपकरण विस्फोट का विरोध करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। उसका पूरा शरीर आग की लपटों में घिर गया था। जैसे ही विस्फोट ने उसे उड़ा दिया, कबीर का फिगर उड़ गया और सीमा के बाहर जमीन पर पटक दिया। उसके शरीर पर झुलसने के निशान देखे जा सकते हैं। कबीर की आग केवल साधारण लपटें थी। इसने उसे फायर एलिमेंट का कोई प्रतिरोध प्रदान नहीं किया। जब वह आग की चपेट में आया तो वह तुरंत त्वचा की एक परत में जल गया। इतना तुच्छ छात्र वह संभवतः 736 रैंक पर कैसे हो सकता है? आदर्श ने अपनी मुट्ठी उठाई और आग की शेष लहरों को बुझाते हुए एक चरवाहा की तरह उड़ा दिया। आदर्श अपने शब्दों को वेगरॉय की ओर निर्देशित कर रहे थे। चूंकि गोरिल्ला शिक्षक उसे परेशान कर रहा था तो आदर्श का पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। वेगरॉय के होठ उलट के, शायद उसके फेफड़े फैल रहे थे। बच्चा काफी प्रभावशाली है, बाई मई ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, उसके पास बस इतना ही है। बहुत से लोग हैं जो कबीर को फायर स्कूल में एक ही मुट्ठी से उड़ते हुए भेज सकते हैं, वेगरॉय ने कहा। वेगरॉय ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आदर्श से निपटने के लिए अकेले एक चुनौती देने वाला पर्याप्त होगा। एक व्यक्ति जिसके पास बहुत अधिक क्षमताएं नहीं है, वह इतना घमंडी नहीं होगा। मैं आगे बढ़ूंगी और उसे ठीक कर दूंगी। ऐसा लगता है यह मेरे लिए एक लंबा दिन होने वाला है। बाई महीने का जब वो द्वंद्व युद्ध मैदान की सीमा की ओर चल गई। आप उसे कम मांग रहे हैं। अगला चैलेंजर ऊपर चला गया। आदर्श ने इसके लिए काफ़ी समय से तैयारी की थी। सेकंड चैलेंजर 645 स्थान पर रहने वाली एक महिला छात्र थी। उसकी ताकत कबीर से ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वह काफ़ी सतर्क थी। वह जानती थी कि आदर्श की कास्टिंग स्किल काफ़ी तेज़ है, इसलिए उसने शुरू से ही डिफेंसिव रवैया अपना लिया था। फायर और वाटर एलिमेंट लड़की, क्या तुम थोड़ा बहुत विरोधाभासी नहीं हो? आदर्श ने अपने हाथ में आग का एक झोंका प्रज्वलित किया और कुशलता से स्टार्स को बनाया। तुम क्यों परवाह करते हो? लड़की निडर थी। उसके चारों ओर पानी की तरह के रिबन बह रहे थे। यदि आप डिफेंस के लिए इतने उत्सुक हैं तो आप वाटर स्कूल क्यों नहीं जाते? आदर्श ने अपने प्रतिद्वंदी पर स्टिक फायर बस्ट फेंका। छात्रा बेसिक स्पिल वाटर बैरियर का इस्तेमाल कर रही थी। उसका वाटर बैरियर 3rd लेवल तक पहुंच गया था। जब तक उस पर लगातार हमला नहीं किया जा रहा था, तब तक वो एक नया डिफेंस अवरोध तैयार कर लेती थी। आदर्श जानबूझकर लड़की को छेड़ रहा था। वो अपने फायर बस्ट को पूरी तरह से टाइम कर रहा था ताकि उसका वाटर बैरियर समय पर ठीक हो सके। फिर भी वह समय पर अपना अटैकिंग स्पीड नहीं डाल सकी। बच्चा अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहा है। वह आसानी से अपने प्रतिद्वंदी को हरा सकता था, फिर भी वह ऐसा कर रहा है। मुझे पता था कि वह एक अभिमानी घमंडी किसी काम का नहीं, वेगरॉय ने कहा। उसने आदर्श के तरीके का तिरस्कार किया। एक द्वंद्व आखिर एक द्वंद्व था। वो इसे मजाक की तरह कैसे ले सकता था? अगर उसने जानवरों के खिलाफ भी ऐसा ही किया तो वो अपने से कमज़ोर जीवों के लिए एक भयानक मौत मरेगा। आखिरकार 645 रैंक के छात्र का आदर्श से कोई मुकाबला नहीं था। वह यह भी जानती थी कि आदर्श केवल उसे चिढ़ा रहा था। उस लड़की ने मैच छोड़ने का फैसला किया और मंच छोड़ दिया। जाने से पहले उस लड़की ने आदर्श की तरफ घूर कर देखा। अगला चैलेंजर, मुझे टॉयलेट जाने दो कृपया।
आदर्श वास्तव में बेशर्म था। वह निरंतर चुनौतियों में देरी करने के लिए सभी संभावित कारणों का प्रयास कर रहा था ताकि वह अधिक से अधिक ऊर्जा बचा सके। अब आप क्या सोच रहे हैं? यदि आप द्वंद्वों को फिर से देरी कराना चाहते हैं तो आप क्यों नहीं मान लेते कि आप हार चुके हैं? विग्रॉय ने तड़क आवाज में कहा। मैं क्यों मानूंगा? यह सिर्फ इतना है कि मैंने अपने लंच के दौरान बहुत ज़्यादा खा लिया है। क्या आप कह रहे हैं कि मेरे पेट में दर्द नहीं हो सकता? आदर्श ने सही तरीके से कहा। हालांकि यह तीसरी बार था जब उसने टॉयलेट जाने का अनुरोध किया था। इसमें आदर्श ने 6 चैलेंजर्स को हरा दिया था। जैसे जैसे चुनौती देने वालों की रैंकिंग बढ़ती गई, आदर्श को अपने प्रतिद्वंदी को हराने में और अधिक ऊर्जा लगानी पड़ी। वह पहले ही अपने फायर नेबुला की 1/3 ऊर्जा का उपयोग कर चुके थे। कुछ और इंटरमीडिएट स्पिरिट डालने के बाद वह जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। अगला मेघ। नाम पढ़ते ही विग्रॉय की भुएं तन गई। यह अगला मेघ को आदर्श ने आसानी से हरा दिया और अगला नाम पढ़ते ही विग्रॉय की भुएं तन गई क्योंकि अगला नाम अमित का था। यह लास्ट रैंक का छात्र यहाँ क्या कर रहा है? पहले के सभी चुनौती देने वाले अपेक्षाकृत 600 रैंक पर थे और यह स्पष्ट था कि आदर्श की तुलना में वे काफी कमजोर थे। अमित एक द्वंद्व युद्ध में सही ढंग से एक स्टार पैटर्न भी नहीं बना सकता था। क्या द्वंद्व युद्ध का परिणाम स्पष्ट नहीं था? अमित हमेशा की तरह डरपोक लग रहा था। वह पहली बार इतनी बड़ी भीड़ के सामने मंच पर खड़ा हुआ था। मंच पर कदम रखते ही उसका फिगर कभी भी कांप रहा था। उसे देखते ही आदर्श की आंखें चमक उठी, मानो वो उसका रक्षक हो। लड़के ने उसे निराश नहीं किया। यदि उसकी बारी 200 चुनौती देने वालों के प्रयासों के बाद आती तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि उसे उससे पहले 200 लोगों को हराना होगा? वह चुनौती देने वाला क्यों है? क्या वह वास्तव में स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करने के बारे में गंभीर है? ठीक उन बेवकूफ़ों की तरह जो हार गए। भीड़ में से कोई हंसी में फूट पड़ा। यह आदर्श काफी प्रभावशाली है। उसने झाओ पिंगजुंग को पहले ही हरा दिया था जो 548वें स्थान पर था और अमित का अंत कबीर से भी बदतर होने जा रहा है। मैं उस आदमी से पहले लड़ चुका हूँ। उसने मुझे एक आक्रामक तरीके से एक द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी। फिर भी वह लड़ाई के दौरान इंटरमीडिएट स्टार पैटर्न भी नहीं बना सका। मैं उसके हमले का इंतज़ार कर रहा था लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। वह सिर्फ एक मजाक था। यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक का सीनियर कैंपस इस बेवकूफ़ को क्यों स्वीकार करेगा? जैसे ही अमित मंच पर गया, फायर स्कूल हंसी से लोटपोट हो गया। वह खुद को शर्मिंदा करने की कोशिश क्यों करेगा? उन्होंने अन्य चुनौती देने वालों के लिए अपनी किस्मत आजमाने का एक कीमती मौका गंवा दिया। इसके अलावा उसके बाद चुनौती देने वालों को निश्चित रूप से टॉप 500 रैंक पर होना है। विग्रॉय ने अमित को देखा जो एक युद्ध से भगोड़ा सेना की तरह लग रहा था। भले ही यह केवल एक द्वंद्व था, उन्होंने उसे हमेशा एक बेवकूफ स्टूडेंट समझा है। अगर कोई वास्तव में फायर स्कूल में कचरा था तो यह निश्चित रूप से अमित होगा। चलो शुरू करते हैं, अब लड़ाई शुरू करते हैं, विग्रॉय ने अधीरता से कहा। आदर्श अमित के सामने खड़ा था। उसने एक आह भरी जब उसने देखा कि आदमी उसके डर के कारण लगभग पूरी तरह से पीछे हट रहा था। तुम किससे डरते हो? यह केवल एक शो था या अतीत में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे आप द्वंद्व करने से डरते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं द्वंद्वों से डरता नहीं, बस अमित हकलाया। इसे भूल जाओ। अगर आप इंटरमीडिएट मैजिक नहीं कर सकते हैं तो आप कुछ बेसिक स्किल्स का उपयोग करें। मुझे मत बताओ कि तुम 7 स्टार पैटर्न को भी नहीं बना सकते। अगर तुम मुझे मुक्कों से हराओगे तो यह बहुत ही नकली लगेगा, आदर्श ने अमित से कहा। क्या यह वाकई ठीक है?
छात्र मुझे बुरी दृष्टि से देखेंगे। अमित ने थोड़े झिझकते हुए कहा। अमित से कहने से पहले आदर्श इन शब्दों को सुनकर हंसा। अपनी आंखें खोलो और अपने आसपास देखो। शिक्षक सहित क्या आप किसी को गंभीरता से लेते हुए देखते हो? यहाँ तक कि वे लड़कियां भी जो सभी के प्रति काफी सम्मान रखती है, वे भी आपको दयनीय दृष्टि से देख रही है। मुझे नहीं पता कि आपके पास फायर स्कूल में कोई है जिसे आप चुपके से प्यार करते हैं, लेकिन अगर आपको उसकी आंखों से दया, उपहास या कोई भावना नहीं दिखाई देती है तो क्या आपको नहीं लगता कि आप है पहले से ही सबसे खराब संभव स्थिति में? आपने खुद को जरूरत से ज्यादा आंका है। आपने सोचा था कि फायर स्कूल में आपको अभी भी गरिमा का अंतिम संकेत मिलेगा, फिर भी दूसरों के लिए आप सिर्फ एक मजाक का पात्र हो। अमित ने आदर्श की तरफ देखा। उसने शुरू में सोचा था कि आदर्श उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब उसने ये शब्द सुने तो उसका दिल ठंडा हो गया। उसने स्टार पैटर्न बनाने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी ही देर में उसका नेबुला बिखर गया। फायर स्कूल जोर से हंस पड़ा, जिसमें अमित को काफ़ी शर्मिंदा महसूस हुआ। जब उसने दोबारा कास्टिंग दोहराई तो फोर्थ स्टार को बनाते समय उसने एक गलती कर दी, जिससे पूरी स्टार पैटर्न बिगड़ गया। आपकी साधना बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है। आप इतने घबराए हुए क्यों हैं कि आप जादू में नहीं कर सकते? ईमानदारी से मुझे लगता है कि आपको मैजिशियन बनना बंद कर देना चाहिए। आप कुछ और करते हुए खुद को बेहतर परिणाम प्राप्त करते हुए पाएंगे। आदर्श ने अमित की खिल्ली उड़ाई। यह सुनते ही अमित ने एक बुरा चेहरा बना लिया। उसकी आंखें आदर्श पर टिक गई और उसने थोड़े गुस्से भरे लहजे में कहा, तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? ओह, तो तुम मैजिशियन बनना चाहते हो? आदर्श मुस्कुराया। उसके शब्दों ने स्पष्ट रूप से इस व्यक्ति की सीमा पार कर दी थी। उसे मैजिशियन बनने की इच्छा थी, फिर भी वो इतना डरपोक था कि एक स्टार पैटर्न भी ढंग से नहीं बना पाता था। ट्रेनिंग ग्राउंड के मैदान में वो काफ़ी तेजी से स्टार पैटर्न बना सकता था। उसकी ताकत भी कमज़ोर नहीं थी, लेकिन वह भीड़ के सामने इतना घबराया हुआ था कि वह सबसे सरल लो लेवल के भी पैटर्न को नहीं बना सकता था। आत्मविश्वास से लबरेज डरपोक आदर्श उन्हें देख रहे थे, अमित को डरे हुए देख रहे थे, जैसे कि वो पूरे फिगर को ढकते हुए हीन महसूस कर रहा हो। ऐसा नहीं था कि उसकी उपस्थिति शून्य थी, लेकिन भीड़ की नज़र में वो सबसे बड़ा उपहास का पात्र था। एक इंटरमीडिएट मैजिशियन के लिए इतना दयनीय होना कैसे संभव था? हालांकि वह केवल यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक के सीनियर कैंपस में ही संभव था, क्योंकि एक इंटरमीडिएट मैजिशियन होना नामांकन के लिए सबसे कम आवश्यकता थी। मेरे पास बहुत समय है, स्टार्स पैटर्न बनाने का कोई तरीका ढूंढ लो, आदर्श ने बेफिक्र होकर अमित से कहा। वह बस वहीं खड़ा रहा और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता रहा। अमित ने फिर से स्टार पैटर्न को बनाना शुरू किया। वह एक भीड़ के सामने इस तरह को डर को दूर करने की पूरी कोशिश कर रहा था ताकि वह मैजिक कर सके। हालांकि दैनिक प्रशिक्षण में वो कितना भी निपुण क्यों ना हो, भीड़ के सामने खड़े होने पर उसका दिमाग खाली हो जाता था। जब वह स्टार पैटर्न ला रहा था तो उनकी हंसी और तिरस्कार भरी निगाहों ने उसके कंधों पर बोझ बढ़ा दिया। क्या यह आदमी यहाँ सिर्फ हमें समझाने के लिए वो गंभीरता से बेसिक स्किल भी नहीं डाल सकता? उसके पास द्वंद्व में भाग लेने की हिम्मत भी कैसे है? अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं चुल्ली भर पानी में डूब मरता, एक आदमी ने कहा। जाओ, चले जाओ, सबका समय बर्बाद करना बंद करो, उसके साथ ऐसा व्यवहार करना बंद करो, वह केवल घबराहट महसूस कर रहा है, चलो उससे कुछ और समय देते हैं, एक लड़की ने कोमल स्वर में कहा। जो लोग गर्म मिजाज के थे वे पहले से ही भीड़ के बीच एक दृश्य को उभार रहे थे। ज़्यादातर लोग बस अपनी सीटों पर ठंडी निगाहों से उसे देख रहे थे, यह सोचकर कि यह काफ़ी प्रफुल्लित करने वाला था।
हालांकि उनके काफ़ी अच्छी तरह से विकसित नियंत्रण को उजागर करने के लिए उन्होंने इसे सतह पर प्रदर्शित नहीं किया। अमित, अगर तुम एक फायर भी नहीं लगा सकते तो तुम्हें हार माननी चाहिए, विग्रॉय ने ठंडे स्वर में कहा। बच्चा हर पल मंच पर रुकता था और अपना चेहरा खोता जाता था। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह आदर्श को वह नहीं दे सकता था जो वो चाहता था। अमित को छात्रों द्वारा उपहास करने और कम मांगने की आदत हो गई थी। हालांकि विग्रॉय की बातें सुनकर वह और भी घबरा गया। उसने अवचेतन रूप से शब्दों को एक आदेश के रूप में माना। उसने अपने होठों को दबाया और बाहर निकलने की ओर बढ़ गया। आदर्श ने तुरंत उसकी बाह पकड़ ली जब उसने देखा कि कुछ ठीक नहीं है। आप क्या कर रहे हो? मुझे आपका नेबुला टूल वापस देना चाहिए। मैं यह नहीं कर सकता, अमित ने डर भरी आवाज़ के साथ जवाब दिया। आप न केवल डरपोक हो बल्कि बेहद स्वार्थी भी हो। क्या आप जानते हैं हम इस समय एक ही नाव पर हैं? यदि आप अपनी हड्डियों में हीन डीमन का पालन करते हैं तो आप बेहतर महसूस कर सकते हैं, लेकिन मैं एक भयानक संकट में हूँ। यदि द्वंद्व में केवल आप ही शामिल हैं तो आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन यदि आप अभी छोड़ते हैं तो मुझे सभी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, आदर्श ने अमित की बाह पकड़ते हुए सख्ती से कहा। आदर्श की योजना बहुत सरल थी। उसने अंतिम रैंक वाले छात्र से उसे चुनौती देने के लिए कहा था, जिससे वह द्वंद्व हार जाएगा। एक बार जब आदर्श लास्ट रैंक पर बन जाएंगे तो कोई भी उन्हें चुनौती नहीं दे पाएगा। लास्ट रैंक पर रहने के बाद वह चुनौती के अंतिम दिन टॉप 50 में से किसी को भी चुनौती देगा। इस तरह वह आसानी से अपनी मंथ की रैंकिंग में सुधार करते हुए आसानी से एक के बाद एक चुनौतियों को खुद को देने से रोक सकता था। योजना बहुत सरल थी और यह इतना कठिन नहीं था। फिर भी आदर्श को आश्चर्य हुआ कि उसने अमित को इतने बेकार होने की उम्मीद नहीं की। वह बेसिक स्पेल भी नहीं डाल सकते थे। नियमों में कहा गया था कि कोई स्पेल डाले बिना विरोधी हार मान ले उसे विजेता नहीं माना जाएगा। मेरा मतलब यह नहीं था, लेकिन मैंने कोशिश की। मैंने सच में कोशिश की। सॉरी आदर्श, मुझे पता है कि तुम वास्तव में मेरी मदद करना चाहते हो, लेकिन मैं निराश हूँ। अमित की आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। वो एक छोटी बच्चे की तरह रोने की कगार पर था। आदर्श ने जान लिया था कि एक इंसान कितना डरपोक और कमज़ोर हो सकता था। निराश अमित को देखने से पहले उसने विग्रॉय पर नज़र डाली, जिसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। उसने महसूस किया कि एलिमेंटल डायरेक्टर ने जानबूझकर ये शब्द बोले। एक न्यायाधीश के रूप में उन्हें द्वंद्व युद्ध में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। फिर भी वे आदर्श की योजना से अच्छी तरह से अवगत हो चुके थे, इसलिए उन्होंने आज्ञाकारी अमित को भगाने के लिए कहा था। रुको, वहीं रुको। आदर्श को थोड़ा गुस्सा आया। मैं अमित घूमा। दरअसल वह पहले ही मन छोड़ चुका था। तुमने वास्तव में मुझे क्रोधित किया है, मुझे ऐसी स्थिति में डालने के लिए। बहुत अच्छा। आप वास्तव में सबसे बेकार व्यक्ति है जिन्हें मैंने कभी देखा है। आपने मुझे यहाँ छोड़ दिया है। मेरे पास 200 लोगों के खिलाफ लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। ठीक है, अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। अगर मैं आदर्श आज किसी के द्वारा मंच से गिरा दिया जाता हूँ तो मैं मान लूँगा मैं तुम्हारी तरह कायर हूँ। मैं उस गोरिल्ला एलिमेंटल डायरेक्टर और उन सभी छात्रों से माफ़ी मांगता हूँ जिनकी मैंने स्कूल में निंदा की है। आदर्श पूरी तरह से गुस्से में था। वह न केवल अपनी स्थिति के बारे में क्रोधित था, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात है कि वह अमित के प्रति क्रोधित था, जिसने यह मान लिया था कि द्वंद्व युद्ध से हटने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो लोग कमज़ोरों का उपहास उड़ाते थे वे सबसे घृणित नहीं थे, लेकिन अमित जैसा बेकार व्यक्ति जो अपने हीन, आत्मबंद और पूरी तरह से आज्ञाकारी गुणों के बीच खुद को खो चुका था, कुछ ईमानदारी भी नहीं दिखा सकता। आदर्श ने उग्र भाषण के बाद अपने विचार एकत्र किए। उन्होंने एलिमेंटल डायरेक्टर की ओर देखा, जिसके छात्रों द्वारा बहुत सम्मान किया जाता था।
और कहा, अगले चैलेंजर का नाम पुकारे। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।